शेप वाला स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड स्कॉलिक्स और हेड। इसको स्कॉलिक्स भी कहते हैं या हेड भी कहते हैं, और इट इज कोनिकल इन शेप। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कॉलिक्स इज कॉल्ड प्रोस्कॉलिक्स। इस स्कॉलिक्स का जो आगे वाला हिस्सा है इसको प्रोस्कॉलिक्स कहते हैं। और प्रोस्कॉलिक्स के चारों तरफ देयर आर टू सर्कुलर रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ द हुक्स। यहाँ पे जैसे ये प्रोस्कॉलिक्स है तो इसके बेस पर चारों तरफ से दो सर्किल है, दो सर्कुलर रो है जिसमें हुक्स अरेंज है। दीज आर द हुक्स। ऐसे होता है हुक्स इस तरह का। ये दो सर्किल में है, पहला देखिए ऊपर है, ये दिस वन, और फिर नीचे है। एंड देयर आर 4 लार्ज सकर्स, 4 सकर है। एक ये डॉर्सल सकर है, 2 लैटरल है, और एक बोर्ड के पीछे वेंट्रल सकर। तो 4 सकर, 1 डॉर्सल, 1 वेंट्रल एंड 2 लैटरल। तो अगर हुक्स और सकर्स मौजूद है इसके स्कॉलिक्स या हेड में, तो दिस हेड और स्कॉलिक्स एक्ट एज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट कहा जाता है ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, जो होस्ट के बॉडी वॉल से या एलिमेंट्री कैनाल के वॉल से अटैच होता है अपने हुक्स और सकर्स की मदद से। तो 2 सर्किल्स और सर्कुलर अरेंजमेंट जिसको वर्ल्स कहेंगे, 2 वर्ल्स ऑफ द हुक्स एंड 4 लार्ज सकर। It helps in attachment with the wall of the elementary canal. एलिमेंट्री कैनाल के वॉल से अटैच होता है। तो ये तो ऑर्गन फॉर अटैचमेंट है। नाउ जस्ट बिलो द स्कॉलिक्स और हेड, स्कॉलिक्स या हेड के जस्ट नीचे ये जो छोटा सा पतला सा हिस्सा है, इट इज कॉल्ड नेक। इट इज अ शॉर्ट एंड नैरो रीजन, शॉर्ट एंड नैरो रीजन कॉल्ड नेक। इसको नेक कहते हैं। Neck is the zone of proliferation or zone of segmentation or zone of division or zone of regeneration। इतना सारा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। जोन ऑफ सेगमेंटेशन, यहाँ लगातार डिवीजन होता रहेगा। यहाँ पे सेल्स काफी रीजनरेटिव हैं। ये नेक रीजन में काफी रीजनरेटिव सेल्स है which regularly divide to produce large number of segments which are called proglottids। ये सब सेगमेंट है प्रोग्लॉटिड। तो इनका निर्माण होता है यही नेक रीजन से। नेक खुद अनसेगमेंटेड है। नेक इज अनसेगमेंटेड बट इट हैज large number of regenerative cells which regularly divide to produce these new segments which are called proglottid। इसको प्रोग्लॉटिड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख लें, ये जो स्कॉलिक आगे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इट इज द स्कॉलिक्स और हेड। इट इज कोनिकल इन शेप, ये शंकु के आकार का है। टीनिया सोलियम टेपवर्म का आगे वाला हिस्सा है, ये कोनिकल शेप का है। और इसमें सबसे आगे जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है इसको प्रोस्कॉलिक्स कहते हैं, जबकि ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है स्कॉलिक्स और हेड। आगे वाला हिस्सा प्रोस्कॉलिक्स, और प्रोस्कॉलिक्स के बेस पर there are 2 ring like arrangements of hooks। ये जो hooks हैं they are arranged in 2 circular ring like arrangements। और यहाँ पे large suckers हैं, 4 हैं। एक तो dorsal sucker है, 2 lateral sucker है ये, और ये lateral है, बीच में dorsal है, और एक बोर्ड के पीछे है ventral। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर काफी ज्यादा संख्या में hooks है और 4 बड़े बड़े सकर्स हैं स्कॉलिक्स में, तो स्कॉलिक्स इज द होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट कहा जाता है ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। इसी की मदद से ये एलिमेंट्री कैनाल के वॉल से अटैच होता है। तो हेड हैज नथिंग टू डू विथ इंजेक्शन ऑफ फूड। हेड फूड को इंजेस्ट नहीं करता है, इसमें माउथ नहीं है। एक्चुअली इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है, तो ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड और सेमी डाइजेस्टेड को। तो हेड का काम हो गया अटैचमेंट। हेड के नीचे ये छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं,
short and narrow region. It is unsegmented, इसमें कोई डिवीजन नहीं है. It is called neck. और neck को हमने कहा जोन ऑफ प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेट यानी यहाँ से काफी ज्यादा सेगमेंट्स या सेल का निर्माण होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ रीजनरेशन बिकॉज नए नए सेगमेंट्स यहाँ से निर्माण होंगे. इट इज कॉल्ड जोन ऑफ सेगमेंटेशन. जोन ऑफ सेगमेंटेशन कहें, जोन ऑफ रीजनरेशन कहें, जोन ऑफ प्रोलिफरेशन कहें और जोन ऑफ स्ट्रॉबिलेशन. ये जो प्रोग्लॉटिड है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये इसका बॉडी का हिस्सा, इसको स्ट्रॉबिला कहते हैं. स्ट्रॉबिला में बहुत सारे प्रोग्लॉटिड है. तो यहाँ पे स्ट्रॉबिला के निर्माण के लिए या उसमें मौजूद प्रोग्लॉटिड का निर्माण कर रहा है ये, इसलिए इसको जोन ऑफ स्ट्रॉबिलेशन भी कहते हैं. तो मामला ये है कि अगर टीनिया का स्कॉलेक्स हो और छोटा सा हिस्सा इसका नेक का अटैच हो, छोटा सा पार्ट नेक का अटैच हो इसके स्कॉलेक्स से, तो इट कैन रीजनरेट द होल बॉडी. ये पूरे शरीर का निर्माण कर लेगा. काफी ज्यादा है रीजनरेशन का क्षमता है इस नेक रीजन में. अब नेक के बाद ये वाला हिस्सा पूरा लंबा देख रहे हैं, इट इज स्ट्रॉबिला. ये पूरा स्ट्रक्चर है स्ट्रॉबिला. अब स्ट्रॉबिला में बहुत सारे प्रोग्लॉटिड हैं. ऊपर की ओर, ऊपर से अगर देखें तो ये यंग प्रोग्लॉटिड है. इनकी संख्या है 150 यंग प्रोग्लॉटिड्स और इमैच्योर्ड प्रोग्लॉटिड, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं यंग और इमैच्योर्ड प्रोग्लॉटिड. तो नेक के जस्ट बाद इमैच्योर्ड या यंग प्रोग्लॉटिड होता है, जिसका नंबर होता है लगभग 150. इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं है. इसके बाद बीच का हिस्सा, पूरा बीच का हिस्सा, इट इज मेड अप ऑफ द मैच्योर्ड प्रोग्लॉटिड्स. मैच्योर्ड प्रोग्लॉटिड जो हैं ये, ईच एंड एवरी प्रोग्लॉटिड कंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यानी हर प्रोग्लॉटिड में होगा. तो इसी के अंदर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हर सेगमेंट में है, तो हर सेगमेंट स्पोर का निर्माण करता है. तो चूंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं, दैट्स व्हाई इट इज मोनोसियस हर्माफ्रोडाइट कहेंगे, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों बन रहा है, हर सेगमेंट में बन रहा है. एलिमेंट्री और पीछे की ओर, तो फिर से देखिए आगे वाला 150 सेगमेंट ये यंग और इमैच्योर्ड है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं है. बीच का लगभग 600 से 700 सेगमेंट, 600 to 700 सेगमेंट्स, ये मैच्योर्ड है और इसके सेगमेंट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड हैं और ये स्पोर का निर्माण करता है. और पीछे से ये पीछे वाले लगभग 50 सेगमेंट, बॉडी के पीछे की ओर 50 सेगमेंट्स, these are called old proglottids और gravids कहते हैं. ओल्ड प्रोग्लॉटिड्स और ग्रेविड्स, ग्रेविड GRAVID या ओल्ड. filled with spores, इसमें भरा होता है सिर्फ स्पोर. तो आप फिर से देखिए, आप फिर से देखिए तो ये जो पूरा स्ट्रॉबिला है, इसमें ऊपर वाला लगभग 150 सेगमेंट ऊपर से ये यंग प्रोग्लॉटिड है, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं है. बीच का जो लगभग 600 से 700 सेगमेंट है वो मैच्योर्ड प्रोग्लॉटिड है, जिस हर प्रोग्लॉटिड के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कंप्लीट सेट है और वो लगातार रिप्रोड्यूस करता है और काफी ज्यादा स्पोर्स का निर्माण करता है. और पीछे से लगभग 50 सेगमेंट जो हैं पीछे के, दे आर ओल्ड और ग्रेविड्स. ओल्ड सेगमेंट कहेंगे या ग्रेविड्स कहेंगे.
और दे आर कंप्लीटली फिल्ड विथ स्पोर्स। उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रीजनरेट कर जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है एंड दैट इज कॉल्ड एपोलाइसिस। एपो मीन्स होता है पोस्टीरियर रीजन और लाइसिस मीन्स ब्रेकेज। एपोलाइसिस तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में है ह्यूमन का, और लगभग यहाँ पे ये जो प्रोग्लॉटिड आप देख रहे हैं, बहुत सारे 8 से 10 प्रोग्लॉटिड, 8 to 10 gravids or old proglottid get detached regularly or per day from posterior part of the body. इसके posterior part से हर दिन 8 से 10 सेगमेंट डिटैच हो जाता है, इसको ओल्ड प्रोग्लॉटिड कह रहे हैं। फीकल मैटर, ह्यूमन के फीकल मैटर के साथ ये शरीर के बाहर चला जाएगा, और जब कोई पिग इसको इंजेस्ट करेगा, खाएगा, तो ये स्पोर इंटर कर जाएगा पिग में, और फिर वहां लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो टीनिया है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटली एब्सेंट। एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि पैरासाइट्स में एलिमेंट्री कैनाल या तो एब्सेंट होता है या पुअरली डेवलप्ड होता है। टीनिया का दो टाइप है, एक तो टीनिया सोलियम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा है टीनिया सैटिनाटा, दोनों को टेपवर्म भी कहते हैं। टीनिया सोलियम ह्यूमन में पैरासाइट है, और टीनिया सैटिनाटा ये डॉग वगैरह में होता है। इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, 10 से 12 फीट होता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है इसकी लंबाई। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। फिर से देख लीजिए, ये प्लैटीहेल्मिन्थ है। टीनिया बिलोंग्स टू द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ हम लोग जानते हैं बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, बॉडी इज रिबन शेप। ये रिबन कह जाए। फिर से कनेक्ट करो रे, फिर से अति करके करो, देखो आ जाएगा। लीव हो, मीटिंग से लीव हो, लीव हो। बड़े ऐसे कर देंगे, वो ऐसे करने से नहीं होगा, तो फिर से कनेक्ट करो, कनेक्शन फिर से लेगा ना, मीटिंग से लीव हो जाओ। हो गया। समझने की कोशिश ही नहीं तुम कर रहे हो। हो गया। सकर है, 4 सकर होता है, एक डॉर्सल सकर, 2 लैटरल सकर और एक वेंट्रल सकर। तो हुक्स और सकर के कारण ये याद ध्यान में रखिएगा कि स्कॉलेक्स या हेड का काम यहाँ फूड को इंजेस्ट करना नहीं है, इसका काम होता है अटैचमेंट, इसलिए, और इसको होल्ड फास्ट भी कहते हैं। इट एक्ट्स एज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट यानी ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। नीचे का जो हिस्सा है नेक, इट इज शॉर्ट एंड नैरो रीजन, it is unsegmented, but it has great power of division or regeneration. It produces large number of segments which are called proglottid, which are added to the strobila from anterior part. आगे से ये ओल्ड सेगमेंट, तो अगर हर दिन 8 से 10 ओल्ड प्रोग्लॉटिड डिटैच होता रहेगा, तब तो इसका लेंथ कम हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जितना सेगमेंट डिटैच होगा हर दिन, उतना ही सेगमेंट ये आगे से बना देगा, यानी आगे से जुड़ जाएगा। तो नंबर अथी कर लो, अथी कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, बाहर चलो, बाहर छत पर। हाँ, इसमें मैच्योर्ड सेगमेंट है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद है, और स्पोर का निर्माण करता है। और पीछे से 50 सेगमेंट जो है ओल्ड है, जिसको ग्रेविड कहते हैं, जिसमें 8 से 10 सेगमेंट हर दिन डिटैच होता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एपोलाइसिस।
एपो मतलब पीछे, लाइसिस मीन टूटना, पीछे से टूटता है, और जितना सेगमेंट पीछे से डिटैच होगा उतना नया आगे से जुड़ जाता है। अब ये सेगमेंट भरा होता है स्पोर्स से, और ये फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाता है ह्यूमन के, और कोई पिग इसको खाएगा तो फिर उसके अंदर लाइफ साइकिल हो। अब एक चीज यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो प्रोग्लॉटिड्स हैं, दीज आर ऑल एलाइक, ये सब एक जैसा लगता है। और हम लोग एक टर्म्स पढ़ चुके हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कहा जाता है रिपीटिशंस और एलाइक, जैसे बहुत सारे सेगमेंट हैं और हर सेगमेंट एक दूसरे के जैसा लगता है देखने में, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ सारा सेगमेंट एक जैसा लगता है, सबके अंदर सेम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, एक ही जैसा है, तो इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहना चाहिए। लेकिन अब यहीं पे ध्यान रखना है कि मेटामेरिज्म इन केस ऑफ कीनिया इज नॉट ट्रू, इट इज कॉल्ड स्यूडो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म नहीं कहते हैं इसको, इसके लिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मतलब फॉल्स। तो वो इसलिए कि एक क्लास में एक बार कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोटोस्टोमिया डाइवर्सिटी जब डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि प्रोटोस्टोमिया में माउथ डेवलप्स फर्स्ट एट द ब्लास्टोपोर। ये जो ब्लास्टोपोर है, यहाँ पर पहले ये आर्केंट्रॉन है, तो यहाँ पहले जैसे मान लीजिए कि डेवलपिंग स्टेज में एक स्टेज बनाया था गैस्ट्रूला, आगे रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे, ये गैस्ट्रूला हो गया, ये आर्केंट्रॉन है, ये इसका ब्लास्टोपोर है। बताया था कि अगर ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप होता है तो इट इज प्रोटोस्टोमिया, और ब्लास्टोपोर अगर एनस में डेवलप होता है तो इट इज ड्यूटेरोस्टोमिया। तो राइट फ्रॉम प्लैटीहेल्मिंथ से लेकर आर्थ्रोपोडा तक ऑल आर, प्लैटीहेल्मिंथ से लेकर आर्थ्रोपोडा तक ऑल आर प्रोटोस्टोमिया। और मोलस्का से लेके, मोलस्का इकाइनोडर्माटा, बल्कि कहें इकाइनोडर्माटा और कॉर्डाटा ड्यूटेरोस्टोम। तो प्रोटोस्टोमिया में माउथ डेवलप होता है पहले, तो आगे वाला जो सेगमेंट होगा हेड के तरफ से, वो सेगमेंट यहाँ पे पूरा ना होगा, बिकॉज ये पहले डेवलप हुआ। जैसे जैसे पीछे ले जाएंगे सेगमेंट नया होता जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए उल्टा है, यहाँ आगे वाला सेगमेंट नया है और पीछे वाला पुराना है। जैसे एनेलिडा में देखिए, तो एनेलिडा का जो आगे का सेगमेंट है वो पुराना है, अर्थुओम वगैरह केचुआ का आगे का सेगमेंट पुराना है, पीछे का सेगमेंट नया है। यहाँ उल्टा है, यहाँ आगे का सेगमेंट नया है, बिकॉज ये निर्माण हो रहा है इस नेक रीजन से, और पीछे वाला सेगमेंट पुराना है। दैट्स व्हाई इट इज स्यूडो मेटामेरिज्म। इसका एक्सप्लेनेशन लोग देते नहीं है, पूछेगा तो इधर उधर जवाब देंगे या वर्ड यूज ही नहीं करेंगे स्यूडो मेटामेरिज्म। तो आप समझ गए, स्यूडो मेटामेरिज्म इसलिए कह रहे हैं कि आगे वाला सेगमेंट होना चाहिए था ओल्ड, बिकॉज पहले डेवलप होता है प्रोटोस्टोमिया से, लेकिन यहाँ पे है न्यू, बिकॉज ये डेवलप हो रहा है इस नेक से, इसलिए टर्म है स्यूडो मेटामेरिज्म। अगर ये स्कॉलेक्स हो और छोटा सा नेक लगा हो तो ये पूरा बॉडी को रीजनरेट करेगा। तो खैर, अब ये स्पोर को रिलीज कर दिया है सॉइल, एंड दीज स्पोर्स आर कॉल्ड ऑन्कोस्फेयर्स। ये जो स्पोर इसके अंदर भरा होता है ग्रेविड्स में, इनको कहते हैं ऑन्कोस्फेयर्स। और ऑन्कोस्फेयर्स के बाहर 3 लेयर होता है मेम्ब्रेन। आप देखिए 1 2 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन इसको सराउंड किया रहता है। ये ऑन्कोस्फेयर है और इसके बाहर 3 लेयर वाला मेम्ब्रेन है, ऑन्कोस्फेरल मेम्ब्रेन। और ये स्टेज है, ये डेवलपिंग स्टेज कहलाता है ऑन्कोस्फेयर, स्पोर्स भी कहते हैं। तो these spores remain in the soil along with the fecal matter. Now when a pig ingests the oncosphere, जब कोई pig oncospheres को ingest करेगा, तब उसको निगल लेगा, तो ये पहुंच जाएगा स्टमक में, और वहां पे ये oncospheral membrane will break under the influence of digestive enzyme. ये oncospheral membrane ब्रेक कर जाएगा digestive enzyme के कारण, और तब ये लार्वा फ्री हो जाएगा। इसको हेक्साकैंथ लार्वा कहते हैं। तो हेक्साकैंथ लार्वा कहाँ रिलीज हुआ? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ
पिग। ये जब ऑन्कोस्फेरल मेम्ब्रेन टूट गया बाहर का मेम्ब्रेन, तो ये कहलाया हेक्साकैंथ लार्वा। और हेक्साकैंथ वर्ड यूज किया, नाम से मालूम है, हेक्सा मतलब 6 हुक्स हैं, यानी 3 पेयर्स ऑफ हुक्स, 1 2 3, यहाँ लिख दिया 3 पेयर्स ऑफ हुक्स, इसलिए नाम है हेक्साकैंथ लार्वा। अब ये हेक्साकैंथ लार्वा जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल में है, तो यहाँ फ्री हो गया, तो अब ये अपने हुक्स की मदद से एलिमेंट्री कैनाल के वॉल को, म्यूकोसा को तोड़ कर चला आता है ब्लड सर्कुलेशन में। ये चलाया ब्लड में, ये एलिमेंट्री कैनाल में ये था, अपने हुक की मदद से म्यूकोसा को तोड़ा और इंटर कर गया ब्लड कैपिलरी में, जो एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में, यानी अब चलाया ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद ये अपना हुक्स को डिटैच कर देता है, अब हुक्स खत्म हो गया और ब्लड के साथ ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मूव करेगा, जैसे मसल्स में, आईज में, हेड, ब्रेन में, लंग्स में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, कहीं भी जा सकता है। और वहां जाने के बाद इट विल बिकम सेटल, अब वहां पे स्थिर हो जाएगा, and it will develop into this larva which is called Cysticercus larva। अब ये जो हेक्साकैंथ था उसको हटा दिया और ब्लड के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच गया। वहां जाने के बाद अब ये अपने चारों ओर एक मेम्ब्रेन डेवलप करता है जिसका नाम है सिस्टीसर्कस सेलुलेज मेम्ब्रेन, सिस्टीसर्कस सेलुलेज मेम्ब्रेन, और ये उसके अंदर ये लार्वा मौजूद है इस मेम्ब्रेन से कवर। अब जो पिग है इसके मसल्स में, हार्ट में, लंग में, लीवर में, ब्रेन में, कहीं भी ये होता है, सिस्ट, हजारों लाखों की संख्या में ये सिस्ट मौजूद हैं, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिस्टिसर्कोसिस। तो सिस्टिसर्कोसिस अकर्स इन पिग्स। उसका मसल से लेके बॉडी का कोई भी ऑर्गन में, विसल ऑर्गन में सिस्ट मौजूद है, ये वाला सिस्ट जिसको हम लोग सिस्टिसर्कस लार्वा कहते हैं, ये मौजूद है हजारों की संख्या में। अब इस तरह का इंफेक्टेड या मीजली पोर्क को, इस तरह का इंफेक्टेड या मीजली पोर्क को कोई ह्यूमन खा ले तो ये सिस्टिसर्कस लार्वा पहुंच जाएगा ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, और वहां पे इंटेस्टिनल एंजाइम से सिस्टिसर्कस सेलुलेज मेम्ब्रेन टूट जाएगा एंड दिस लार्वा विल बिकम फ्री एंड नाउ इसको कहेंगे ब्लैडर वर्म। तो ब्लैडर वर्म डेवलप हो जाएगा कहाँ पे, सिस्टिसर्कस सेलुलेज मेम्ब्रेन टूटेगा ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, अगर ह्यूमन खा लिया उस तरह के पिग को तो, और वहां पे ये मेम्ब्रेन टूटने के बाद दिस लार्वा विल डेवलप इनटू ब्लैडर वर्म एंड विद इन फ्यू मंथ्स द ब्लैडर वर्म विल डेवलप इनटू मैच्योर्ड टीनिया, ये डेवलप हो जाएगा टीनिया। तो दैट इज द लाइफ साइकिल। तो टीनिया, एडल्ट टीनिया के कारण जो पैथोजेनिसिटी है इट इज कॉल्ड टीनियासिस, और जो पिग वगैरह में हो रहा है सिस्टिसर्कस लार्वा जो इकट्ठा है दैट इज सिस्टिसर्कोसिस। तो पहले लोग ये मानते थे इस पर, बल्कि बिहार वगैरह में मेडिकल में बहुत पहले क्वेश्चन भी आया था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टिसर्कोसिस डजंट अकर इन ह्यूमन और टीनियासिस डजंट अकर इन ह्यूमन, टीनियासिस कहाँ नहीं होता है। तो आंसर था वहाँ पे अरेबियन कंट्रीज। तो जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, पिग नहीं खाते हैं, तो माना गया कि उनको नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब तो ये देखा जा रहा है कि ऑटो इन्फेक्शन और रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। अब देखिए ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा रिलीज हो गया पेशेंट के फिकल मैटर के साथ पड़ा हुआ सॉइल में, उसको पिग नहीं खाया, वो सॉइल में पड़ा हुआ, लेकिन उसके कांटेक्ट में आ गया वाटर, या हम लोग जो वेजिटेबल सब्जी वगैरह खाते हैं ठीक से अगर उसको नहीं किया गया वॉश, तो वो तो उसमें ये ऑन्कोस्फेयर होगा। अब उसको जब कोई पर्सन पानी या इस तरह का फूड जब लेगा तो मेम्ब्रेन टूट जाएगा और हेक्साकैंथ लार्वा फ्री हो जाएगा ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, और अब वो ह्यूमन के म्यूकोसा को पेनिट्रेट करके पहुंच जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड में जाने के बाद वो अपना हुक, जो 6 हुक है वो
वो हाजीपुर वाला एरिया है, वहाँ सिस्टिक सर्कोसिस बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो नॉर्मली सुनिएगा, लोग कहेंगे कि ब्रेन में सिस्ट हो गया। तो ब्रेन में सिस्ट होने का मतलब ये सिस्टिक सर्कस लार्वा है ब्रेन के अंदर। अब कोई एक दो हो तब ना न्यूरो सर्जन उसको निकालेगा, ये सैकड़ों की संख्या में ब्रेन के अंदर हो सकता है। तो एक एक करके सबको निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हालांकि कहीं दूसरे जगह हो, मान लीजिए मसल्स में हो, लंग में हो तो निकाल देंगे, ब्रेन से एक एक करके निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट मे बी फेटल। सिस्टिक सर्कोसिस इन ब्रेन में बी फेटल इन ह्यूमन। इसलिए ये तो हो गया ऑटो इन्फेक्शन। वो तो पीक खाया नहीं कोई पर्सन, उसको तो कोई वेजिटेबल या पानी या कोई चीज लिया, खाना लिया, उसके साथ सिस्टिक सर्कस, उसके साथ ऑन्कोस्फेयर लार्वा चला गया उस ह्यूमन में, वो तो पिग नहीं खाया, फिर भी उसको वेजिटेरियन है लेकिन फिर भी उसको इन्फेक्शन हो गया टीनियासिस। और उसी तरह रिवर्स पेरिस्टालसिस से ये होता है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो फॉरवर्ड पेरिस्टालसिस होता है, यानी अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिससे फूड मूव करता है टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की ओर फूड मूव करता है। लेकिन अगर रिवर्स पेरिस्टालसिस हो जाए, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से वो वापस आने लगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में, तो इट इज कॉल्ड रिवर्स पेरिस्टालसिस। तो कभी कभी जैसे ये सिस्टिक सर्कस जैसे टीनिया है, और टीनिया का ये एपोलाइसिस हुआ, ये मान लिया 8 से 10 सेगमेंट ये डिटैच कर दिया, अब ये फिगर वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में है, और वहीं से रिवर्स पेरिस्टालसिस हो गया तो पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पे इसका ऑन्कोस्फेरल मेम्ब्रेन टूटेगा और वो इंटर कर जाएगा ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन में, एंड इट विल कॉज सिस्टिक सर्कोसिस। तो दैट्स व्हाई अब ये नहीं कहेंगे कि सिस्टिक सर्कोसिस occurs only in pig. Cystic sarcosis may occur in human due to reverse peristalsis, and teniasis may also occur in human due to auto-infection. Auto-infection से हो सकता है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। पैथोजेनेसिटी है कि टीनियासिस में जो सिम्टम है वो माइल्ड है, थोड़ा इरिटेशन होगा। ये जो हेलमिंथ है ये टॉक्सिन रिलीज करेगा तो थोड़ा सा उससे नर्वसनेस होगा। ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कॉज करेगा, बिकॉज डाइजेस्टेड फूड को ये लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पर्सन को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा, इरिटेशन होगा, नर्वसनेस होगा, बट डेथ नहीं होगा। इट इज नॉट फेटल, टीनियासिस इज नॉट फेटल। लेकिन अगर सिस्टिक सर्कोसिस हो गया तो इट में बी फेटल, बिकॉज जिस ऑर्गन में भी होगा उस ऑर्गन को ये डैमेज कर देगा। तो प्रोफाइलैक्सिस है कि अनहाइजीनिक जो कंडीशन है उसको नहीं रखना। कोई भी फूड या कोई वाटर ले रहे हैं तो बिल्कुल उसका साफ सफाई होना चाहिए। दूसरी बात, पिग इन्फेक्टेड पिग वगैरह को खाने से बचना चाहिए। और ट्रीटमेंट में है एंटी हेलमिंथिक ड्रग, जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें, हेलमिंथ को खत्म करने वाला एंटी हेलमिंथिक ड्रग, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया टीनिया। अब ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऊचर एरिया पैंक्रोफ्टी, दैट इज फाइलेरिया।